हमारे पास ये बेसिकली डिफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि फिगर 4.1 शोज द वेरिएशन विद एक्सटेंशन x ऑफ द टेंसाइल फोर्स F of two wires G and H made from the same material। ठीक है, नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है ना? हाँ जी, सही हाँ है। जी, फोर्स और एक्सटेंशन का आपके पास ग्राफ है और कह रहा है कि द इलास्टिक लिमिट हैज बीन एक्सीडेड फॉर जी, नॉट बीन एक्सीडेड फॉर जी आर एच। तो दोनों विद इन इलास्टिक लिमिट है फॉर द तो लाइन फ्लो 4.1 स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट। तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देगा? स्प्रिंग कांस्टेंट। वेरी गुड। ओके, एक्सप्लेन व्हाई द एरिया अंडर द लाइन रिप्रेजेंट्स द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। ठीक है, कौन सा है जी? ये क्या बोल रहा है? हाँ, कि आपके दोनों पास वायर्स हुक्स लॉ ओबे कर रही होंगी, हुक्स लॉ ओबे कर रही इसलिए हैं और दूसरा फोर्स और डिस्टेंस का जितना भी एरिया होता है ना, इट टेल्स अस अबाउट द वर्क डन ऑन द सैंपल। तो इनका एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है? एनर्जी। तो आप ये बताएंगी यहाँ पे, ये आपने ये लिखना है कि एज द एरिया अंडर ग्राफ गिव्स वर्क डन। ठीक है, so the work done on the sample is stored in terms of elastic potential energy। the work done at sample is stored as elastic potential। पंखे की आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही पीछे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। बस फिर ठीक है, क्योंकि अभी पंखा चला दिया मैंने, मुझे गर्मी लग रही थी। ठीक है, एज एरिया the graph gives the work done and work done at the sample is the energy elastic potential energy stored in the spring। ठीक है, इसलिए इनका जो एरिया है that represents potential energy of the wires। अच्छा, उसके बाद आपको बोला है ये कि 2 मार्क्स के लिए काफी है अपनी डिस्क्रिप्शन। मेरा ख्याल है काफी। और कोई इसमें लॉजिक को तुम्हारे जहन में है तो? मैंने तो एग्जाम में हुक्स लॉ वगैरह के बारे में लिखा था कि हाँ दोनों ठीक है, की ये इलास्टिक भी लिमिट लिख भी सकते हो नहीं। कि and the spring obeys Hooke's law and the springs वायर obey, हाँ सॉरी, वायर ओबे हुक्स लॉ। अच्छा, एक और भी आपको मजे बताऊं, स्प्रिंग कांस्टेंट फिर नहीं लिखना आपने, आपने फिर यहाँ पे लिखना फोर्स कांस्टेंट। अगर ये वायर है ना, ठीक है, वायर है, तो फिर हम लोग स्प्रिंग अच्छा। कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट लिखेंगे। अच्छा, फिर एक और भी चीज है, आप इसके ग्रेडियंट से यंग्स मॉडुलस भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर वो कैसे? आगे चल के उसने शायद हमसे कैलकुलेट करवाया हुआ है। अगर हम ग्रेडियंट निकाल लें, लेट से मैं ग्रेडियंट निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको साइड पे ग्रेडियंट निकाल के देता हूँ। तो ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। लेकिन आपका जो यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद है? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर सॉरी एफ एल डिवाइडेड बाय ए टाइम्स ई। ठीक है ना? तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय ई इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। ठीक, तो ये ग्रेडियंट टाइम्स एल डिवाइडेड बाय ए, ओरिजिनल लेंथ और ये सारा कुछ कर दें तो आपके पास ग्रेडियंट बेसिकली, ग्रेडियंट आपको यंग्स मॉडुलस भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन यंग्स तो मॉडुलस के उसने लिए भी बोला तो हुआ कि रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। हमारा जो रिप्रेजेंटिंग है वो बेसिकली फोर्स कांस्टेंट ही है। लेकिन अगर बोलता ना कि व्हाट कैन बी डिटरमिन्ड बाय, अगर ये होता कि व्हाट कैन बी डिटरमिन्ड बाय, तो फिर हम लोग यंग्स मॉडुलस भी लिख सकते थे। क्योंकि यंग्स मॉडुलस के लिए फिर लेंथ और एरिया वगैरह भी हाँ, सेम मैं है ना। कैलकुलेशंस करनी है ना, हाँ, उसके लिए फिर हम लोग कर सकते हैं कि दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय। सही है, यस, ठीक। ओके। क्योंकि वायर जी एंड एच जॉइन टुगेदर एंड टू एंड to come
a composite wire of negligible weight. The composite wire hangs vertically from the fixed support. ये उसने आपको बता दिया है. The block of weight 2 Newton attached to the end of the wire as shown in the figure. So use figure 4.1 to determine the extension gx in the wire. आपने ग्राफ के थ्रू एक्सटेंशन निकालनी है. 2 न्यूटन लोड है आपका. तो आप देखिए 2 न्यूटन लोड के साथ आपकी एक्सटेंशन कितनी बनती है. तो 2 न्यूटन लोड के लिए आपके पास ये लाइन जाएगी और इस लाइन के लिए आपने अगर एक्सटेंशन निकालनी है तो एक्सटेंशन आपकी आ जाएगी. जी का निकालना है ना हमने. हाँ जी. ओके, जी और एच दोनों का कर लेते हैं. नीचे एक्स का भी उसने बोला हुआ है. तो जी के लिए एक्सटेंशन आ रही है आपकी ये, और 0.29. यस, और ये 0.29. ठीक है. तो 0.29 मिलीमीटर और 0.39 मिलीमीटर. ठीक है. तो ये हमने कर लिया 0.39 मिलीमीटर एंड 0.29 millimeter. करके calculate the total elastic potential energy EP of the composite wire due to the weight of the block. तो दोनों की हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंपोजिट वायर की निकालेंगे. तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि दोनों वायर्स के ऊपर अच्छा, यहाँ पर एक और मजे की बात ये है. यानी मतलब दोनों जो अटैच्ड है ऊपर डायग्राम में वो नहीं है. हाँ, ये वाली ना, ये वाली. Yes. ठीक है ना. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप क्या लिख सकते हो. 1/2 बेस टाइम्स, ऊपर हमारे पास ग्राफ गिवन है, उसी का एरिया हम लोगों ने निकालना है. ठीक है. उसको हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे. तो अब इसके एरिया के लिए अगर आप गौर से देखो तो आपके पास दोनों वायर्स की अलग अलग एक्सटेंशन है. ठीक. तो अगर हम ऐसे करें 1/2 एफ टाइम्स एक्स स्क्वायर, एफ एक्स 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी 1/2 एफ एक्स. ये आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है. तो 1/2 वेट आपका 2.0 न्यूटन है और टोटल एक्सटेंशन आपके पास कितनी है. टोटल एक्सटेंशन अब आप कर लोगी 0.39, हाँ, प्लस 0.29. तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 1/2 के 2 के साथ कटा तो ये आपका हो गया 0.68. 0.68. 0.68. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, 10⁻³ है तो ये मिली जॉल हो जाएगी. यस, ये आप लिखोगे 0.68 इंटू 10⁻³ जॉल. अच्छा, इसके लिए एक और भी टेक्निक है. वो आप ये कर सकती हो कि अगर आप ये देखें कि हम एनर्जी स्टोर्ड इन जी प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन एच कर लें तो ये भी आपके पास टोटल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी. और वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 एफ टाइम्स x1 प्लस 1/2 एफ टाइम्स x2. ठीक है. इस तरह भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एक ही आएगा. अच्छा, ये यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो ये आ रहा है 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴. -4 आ रहा है. तो हमने नहीं यानी मतलब दोनों 6.8, नहीं नहीं सही है ना. वो अगर आप करोगे तो 6.8 जब करोगी ना इंटू 10⁻⁻⁴ ही होगा ना. हमने 0.68 इंटू 10⁻³ लिखा. यस. ठीक है. हाँ, ऐसे लिखना है. हमारा आंसर नहीं है सही. आपने ऐसे लिखना है कि ये स्टैंडर्ड मेथड है. ठीक है. अच्छा, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ wire G is L and the original length of wire H is 1.5 L. Calculate the ratio of cross section areas of the wire G and L. तो आपको अभी मतलब हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की कि जो फोर्स कांस्टेंट है
that can be equals to, यानी k is equals to f divided by x, लेकिन हम लोग यहाँ पे यंग्स मॉडुलस के थ्रू जाएंगे तो तब जाके एरिया पकड़ पाएंगे हम लोग. So यंग्स मॉडुलस is equals to f L divided by A times E. अब ये दोनों बात एक ही मटेरियल की बनी है, ये चीज कहीं पे मैंने नोटिस नहीं की. हाँ, फर्स्ट लाइन में लिखा था सेम मटेरियल में बना. सेम मटेरियल, बस ठीक है, फिर तो हमारा काम हो गया. तो यंग मॉडुलस ऑफ वायर 1 इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ वायर 2, ये E1 है और ये आपके पास E2 है, दैट इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए ई. अगर दोनों सेम है तो आप समझ लो कि एफ, अच्छा मैं आपको ना एक मजे का फार्मूला बताया था मैंने आपको, मास्टर इक्वेशन. E1 divided by E2 is equals to F1 divided by F2 into L1 divided by L2 into A2 divided by A1 into E2 divided, ये छोटे वाला E, ठीक है, ये वही छोटे वाला E है, तो E2 divided by E1. जी बेटा इधर तो नहीं है, ढूंढो उसे, जल्दी से ढूंढो, सबको लगाओ. अच्छा, अब आपके पास ये सेम है तो इसको काट दो, 4 सेम है इसको काट दो, ठीक है. एक्सटेंशन हमने कैलकुलेट की वहां पे ऊपर, तो एरिया ऑफ वायर 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वायर 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइड. उसको क्यों काटा एनर्जी को? 4 सेम है ना, और एनर्जी नहीं है, एक्सटेंज इलास्टिक मॉडुलस, ये सेम मटेरियल का, तो ये भी काट दिया. तो एरिया को उठा के दूसरी साइड पे लेकर गया मैं, तो एरिया 1 डिवाइड बाय एरिया 2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2 इनटू E2 डिवाइडेड बाय E1. ये मेरा फार्मूला सम अप हो गया, ये आ गया, ठीक है. अब उसके बाद आप A1 डिवाइडेड बाय A2, मतलब आपने एरिया ऑफ G डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ S निकालना है. तो L1 का मतलब लेंथ ऑफ G डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ S निकालनी है इनटू एक्सटेंशन ऑफ H डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन ऑफ G निकालनी, ठीक है. अच्छा, लेंथ ऑफ G उसने बोला कितनी है, लेंथ ऑफ G इज L और लेंथ ऑफ H इज 1.5 L, ठीक है. और एक्सटेंशन ऑफ H ऊपर हमने की थी, एक्सटेंशन ऑफ H इज 2.9 ml, 0.29 और 0.39. ये कैलकुलेट करो जरा सारा जल्दी से. दोनों में से मिलीमीटर 10⁻³ ऊपर है नीचे ये? कट हो जाएगा, मिलीमीटर कट हो जाएगा. अच्छा, एक मिनट दिखा दें जरा. ओह सॉरी 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 सॉरी, यस ये लो. अच्छा, इसका क्या करना है? 0.29 0.39 इनको पहले सॉल्व कर लें. हाँ आप इस तरह करो ना, हाँ इनको कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो 0.29 डिवाइडेड बाय 1.5 टाइम्स 0.39. अच्छा, दोनों मल्टीप्लाई 0.29. आंसर है 0.496. तो रेशियो निकालेंगे 0.5, ठीक है. यस क्लियर हो गया यस. ये क्वेश्चन. अब हमारा जनरल फिजिक्स इसका कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं जरा वेव्स वाले पार्ट में. कह रहा है कि टू पॉइंट सोर्सेज A and B produces a coherent electromagnetic waves, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. तो वेव्स फ्रॉम A and B आर इमिटेड इन फेज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेव्स एक्चुअली यहाँ से A और B से आप इन फेज वेव्स इमिट कर रहे हो, एंड बोथ वेव्स हैव लैम्डा वेवलेंथ लैम्डा. अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है जी, उसके बाद आपके पास है द लाइंस ऑफ figure 5 represent the wave fronts. All the points on the wave fronts are in phase. Definitely wave front की कंडीशन ये होती है कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास होते हैं इन फेज होते हैं. On figure 5.1 marked with cross, the position of interference maximas labeled cross is y,
एंड पोजीशन ऑफ एन इंटरफेरेंस मिनिमा लेबल्ड विद Z। तो आपको ये बताया था मैंने कि वो सारे के सारे पॉइंट्स जहाँ पे सॉलिड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे आपका ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, दीज ये ऑल आर द पॉइंट्स जहाँ पर आपके पास क्या बनेंगे, मैक्सिमस बनेंगे। मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको आपने लाइन वाई का नाम दे दिया। अब एंड आपके पास इनमें बस एक एक्स करने को कहा है, तो अगर हम लोग सिर्फ एक पॉइंट का एक पॉइंट क्रॉस बोला उसने, करें, लाइन बोला है। पॉइंट लेबल दिस क्रॉस बाय। अच्छा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक। ठीक है, तो आपने उसको क्रॉस से करना है, तो कोई भी क्रॉस कर लो, ये एक्स, ये एक्स, यानी ये क्रॉस है सारे, और कोई भी क्रॉस करके उसको वाई का नाम दे दो। अब आपके पास एक और क्रॉस करना है, जो कि आपको क्या देगा, मिनिमम। मिनिमम देगा। और मिनिमम के लिए मैंने क्या कंडीशन लिखवाई थी कि सॉलिड एंड डॉटेड लाइन शुड इंटरफेयर। सॉलिड एंड डॉटेड लाइन आपको यहाँ तो नहीं मिल रही, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इन एग्जैक्टली इन बिटवीन टू सॉलिड लाइंस देयर इज अ डॉटेड लाइन। तो मैं अगर इनके पॉइंट्स मार कर लूँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से आपकी डॉटेड लाइन पास होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे इंटरफेरेंस आपका हो सकता है लाइक दिस। ठीक है, ये डॉटेड लाइन का मैं सिर्फ एक रेफरेंस बना के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ इसके लिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये डॉटेड लाइन मेरी क्योंकि मिडल पॉइंट पे होगी, इसके मिडल पॉइंट पे, डॉटेड लाइन का मतलब λ/2 होता है। ठीक है, तो आपके पास ये, तो वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे ये डॉटेड लाइन आपके सॉलिड के साथ जा रही है, ये पॉइंट आपका मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह ये वाला पॉइंट आपका मिनिमा का पॉइंट है। सही है, तो ये हम लोग किसी भी वेव फ्रंट में कर सकते हैं। तो किसी में भी कर सकते हैं, कि हमें उसने बोला हुआ है कि आप कोई एक ड्रॉ करें। हाँ, लाइन होती तो फिर मुझे थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करनी पड़ती, जैसे मैंने पहले नहीं करा था, वैसे लाइन ड्रॉ करनी हम्म, पड़ती। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक पॉइंट है, तो इट इज इनफ। ठीक है, सही। क्लियर हो गया। यस। सो कह रहे कि द वेव इन द एयर हैव द वेवलेंथ ऑफ 2.9 exponent minus 5 meter. An interference pattern is detected along the parallel to AB at the perpendicular distance of 140 meter from AB. The spacing between the adjacent interference maximas is 1.2 centimeter. Calculate the separation of the source A and B. Oh wow, what a question. आपको उसने ना ये सारी की सारी सिचुएशन यूं बता दी है कि आपके पास एक्चुअली यू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्क्रीन, यहाँ पे करके आपकी कोई स्क्रीन है। ठीक है, और इस स्क्रीन के ऊपर आपके पास इंटरफेरेंस मैक्सिमा बन रहा है ओवर हियर। सही है, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहे हैं, इंटरफेरेंस मैक्सिमा बन रहे हैं। तो की लाइन कौन सी वाली है, जो परपेंडिकुलर है या दूसरी? हाँ, ये परपेंडिकुलर लाइन उसने बोला ना, ए बी के साथ एक 90 डिग्री की लाइन के ऊपर आप जाएं, तो ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, अच्छा, सही है। और स्क्रीन का और ए बी का जो गैप है, दैट गैप इज 1.5 मीटर। कितना है 1.5 वाट। जी, तो ये गैप उसने आपको दिया हुआ है, ये आपका 1.5 मीटर है, सॉरी 1.5 मीटर गैप है। ओके, उसने ये भी बोला हुआ है कि आपका अगर कहीं पे एक मैक्सिमा बन रहा है, लेट्स से जाहिर सी बात है हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा इधर बनेगा, तो जो दूसरा मैक्सिमा बन रहा है, ये अगर n इज इक्वल टू 0 है, तो ये n इज इक्वल टू 1 है। इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो भी आपको गिवन है, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर। सही, वेवलेंथ आपके पास गिवन है, आपने ए बी के दरमियान गैप निकालना है। ये 140 मीटर था, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, ये 140 मीटर था। सही है, और ये वाला गैप आपके पास कितना है, दैट गैप इज 1.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये गैप आपका एक्स है, ये आपके पास कैपिटल डी है, आपसे उसने ये गैप मांगा है।
ये कितना है, ये आपका ए है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट सेपरेशन जिसको हम लोग कहते हैं। आप इक्वेशन कौन सी लगाओगी, x इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए। ठीक है, तो ए को सब्जेक्ट बना दो, तो इट वुड बिकम लैम्डा टाइम्स डी डिवाइडेड बाय x। तो कैलकुलेशन करिए जरा, वैल्यूज प्लग इन करो। लैम्डा आपके पास है, लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है जी 2.9 इंटू 10⁻⁻5, 2.9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू कैपिटल डी आपके पास मैंने बोला 140 मीटर है, डिवाइडेड बाय एक्स आपके पास 1 2 सेंटीमीटर, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻2। तो जरा करिए क्या आ जाएगा ये, 0.34। मीटर। ठीक है, समझ गए हो। यस। अच्छा, स्टेट द प्रिंसिपल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच द वेवलेंथ बिलोंग्स। वाओ, ये आपके पास ये जो 2.9 इंटू 10⁻⁻5 है, ये किस रीजन से बिलोंग करती है। आपको अगर नैनोमीटर या माइक्रोमीटर में चेक करना है तो आप इसको देख लीजिए, इट इज 2.9 इंटू 10⁻⁻5, तो ये कितना हो जाएगा, 2900 इंटू 10⁻⁹, बल्कि और भी लिखना पड़ेगा, वेट वेट वेट, 10⁻⁹ करने के लिए मुझे इसको 4 जीरो और ऐड करने हैं ना, तो 2 29,000 नैनोमीटर शायद बन रही है। नैनोमीटर। जी, ठीक है, तो ये नैनोमीटर मतलब आपके पास लाइट से हमें रेफरेंस मिल जाएगा कि अगर ये 700 नैनोमीटर तक होती ना, तो फिर तो ये हमारे पास विजिबल होती। अगर ये तकरीबन आपके पास जाती इंफ्रारेड में ये तकरीबन आपके पास चली जाती है 7000 नैनोमीटर के करीब, 7000 9000 नैनोमीटर के पास चली जाती है। ठीक है, तो इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, हाँ, यस, रेड से बड़ी वेवलेंथ है ना ये। लेकिन इंफ्रारेड की इतनी ज्यादा तो नहीं होती होती। वेवलेंथ ये बेसिकली आपके पास ना तकरीबन 0.3 माइक्रो है इंटू 10⁻⁻3। तो अच्छा, ये ये या तो वेवलेंथ इंफ्रा इसलिए। सॉरी -6, ठीक है, या तो ये माइक्रो इसमें इंफ्रारेड में है, या फिर रेडियो वेव का अपर रीजन है। हम्म, ठीक है, तो या तो फिर इंफ्रारेड लिख दो तब भी सही है, या रेडियो वेव लिख दो। माइक्रोवेव जैक्सूलीमर नहीं, माइक्रोवेव सॉरी, रेडियो वेव और बड़ी होती है, माइक्रोवेव। ठीक है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इससे पहले कि मेरी अगली क्लास शुरू हो, हम लोग कोशिश करते हैं ये वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। यस, फिर हम अब इलेक्ट्रिसिटी वाला नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। जो स्टेशनरी वेव्स की कंडीशंस वगैरह है ना, ये मुझे हाँ, बहुत ही नहीं आती। तो जरा आप सारी एक दफा लिस्ट कर देंगे। बिल्कुल सादा सादा कंडीशंस हैं। कह रहे कि स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। तो द वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, द वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक। तो एक बात, यस। दे मस्ट मूव। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत और लिख दो, प्रोग्रेसिव वेव्स, जो वेव्स आपकी इंटरफेयर करेंगी ना, दे मस्ट बी प्रोग्रेसिव एंड दे मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दे मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो जब आप इसको लिख लेती हो, एक्चुअली आपने आंसर ऐसा लिखना होता है कि व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ
एंड एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी आपके पास जरूरी है। मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, ओवरलैप ईच अदर, मूविंग इन opposite direction, overlap each other to result nodes and antinodes ठीक है, they are called stationary waves, they are the stationary waves। ये भी मैंने एडिशनल लिखवाया हुआ है, बस इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ओवरलैप ईच अदर, बस यहां तक। अगर दो वेव्स मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट आइडेंटिकल वेव्स हों, प्रोग्रेसिव वेव्स, और वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं moving in opposite direction, so then they will form stationary waves, that's it। ठीक है। ठीक हो गया? यस। ओके, अब वो बोला है द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर डिटेक्टेड बाय अ माइक्रोफोन that is connected to a cathode ray oscilloscope, figure 4.1 shows the trace of a screen of a CRO। तो आपको बता रहा है कि इन एयर द साउंड वेव हैज अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकंड, आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है, एंड वेवलेंथ ऑफ 0.18 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग v इक्वल्स एफ लैम्डा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया सर ने। v इज 330 डिवाइडेड बाय 0.18, तो क्या आंसर आएगा? 330 into 10 raised to power नहीं, minus। 330 डिवाइडेड बाय 0.18, अच्छा माइनस हाँ, निकाल, मीटर। वो मिली नहीं है, मीटर पर सेकंड है। मुझे लग रहा है बस इस क्वेश्चन पे मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। 0.1 1833.3। हाँ, तो 1833.3, तो विच इज 1800 हर्ट्ज। ये हमने नियरेस्ट टू 100 लिखना था। हाँ जी, या आप इसको 1.3 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है। उसके बाद डिटरमिन द टाइम बेस्ड सेटिंग ऑफ सीआरओ। टाइम बेस्ड सेटिंग ऑफ सीआरओ निकालने के लिए आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम बेस्ड सेटिंग इनटू लेंथ ऑफ ग्रिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। अब ये आपको लेंथ ऑफ वेव भी मैंने लिखवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आसानी से अप्लाई हो सकेगा। टाइम पीरियड आप निकालेंगी तो इसका इनवर्स ले लो, टाइम पीरियड आपके पास क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1833। ये आ गया है 5.46 into 10 raised to power -4। ठीक है, या 5.46 लगा देते क्योंकि हमने राउंड ऑफ तो लास्ट पे जाके करना है। 5.46 इंटू 10⁻⁻4 आपने टाइम बेस्ड सेटिंग निकालनी है, ठीक है। अब आपके पास ना, आप दोबारा जाइए ट्रेस के ऊपर। ट्रेस में देखें कि ग्रिड की लेंथ कितने सेंटीमीटर है या कितने स्क्वायर है। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल आपके पास 8 सेंटीमीटर आपके पास ग्रिड की लेंथ है। और इन दैट 8 सेंटीमीटर देर आर 1.5 वेव, तो 1.5 वेव इसमें आ रही है, सही है। यस यस। तो 8 डिवाइडेड बाय 1.5 करिए जरा, क्या आ जाएगा? अब आप सीधा स्ट्रेट अवे जाएं, तो आप एक्स को जरा टाइम बेस को आप साइड पे करें। जब आप टाइम बेस को साइड पे करोगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? योर आंसर विल बी टाइम बेस सेटिंग इज इक्वल्स टू 5.46 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 8। तो क्या आंसर आ रहा है? 1.01 into 10 raised to power -4।
यस, तो आप लिखोगी 1, तो उसने बोला सेकंड्स पर सेंटीमीटर ना, 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकंड्स पर सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि आपका तकरीबन क्या बनता है 10 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। सही है, क्लियर होगी यस। बात? गुड। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला है कि द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर इज नाउ हाफ। आपने इंटेंसिटी को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। जब आप इंटेंसिटी को हाफ करेंगी तो द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज अनचेंज, वेवलेंथ नहीं चेंज की। अज्यूम दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। तो ऑन फिगर 4.1 कोई नए पे नहीं करना, इसलिए उस गोरे ने बोल्ड लिखा हुआ है, स्केच द न्यू ट्रेस ऑन CRO। अगर आप इंटेंसिटी हाफ कर दोगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे साइड पे इसकी वर्किंग शो कर देता हूँ कि एज intensity is divided by 2, तो amplitude will be divided by square root of 2। ये लिखवाया था ना मैंने कि यस। एम्पलीट्यूड, मतलब आप याद करो, एम्पलीट्यूड 2 डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड 1 इज इक्वल टू इंटेंसिटी 2 डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी 1 का स्क्वायर रूट था। तो एम्पलीट्यूड 2 आपको निकालना है, एम्पलीट्यूड 1 आपका कितने डब्बे हैं, ये मतलब इसको सादा सादा लफ्जों में तो आप कर लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.24 2.4 सेंटीमीटर ना, यस 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इंटेंसिटी 2 इज 0.5 डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी 1 इज 1। तो जरा इसको कैलकुलेट करिए, एम्पलीट्यूड 2 कितना हो जाएगा 0.5 अच्छा। का स्क्वायर रूट इंटू 2.4, तो क्या आ रहा है नया एम्पलीट्यूड, ओके। और ये आ रहा है 1.697, यानी मतलब 1.70। 1.70। अब आप 1.70 कर लें या इससे भी ये एक, जो 0.5 और 1 है, ये कहाँ से है? ये इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 है ना, उसने बोला इंटेंसिटी इज हाफ, तो मैंने बोल दिया इंटेंसिटी 2 इज 0.5 टाइम्स I1, और दूसरी आपके पास I1 ही है, ठीक है। अच्छा, सही सही। तो अब 1.7 देखें तो कहाँ पे जाता है 1, 1.2468, और इसके मिड में आप एक लाइन लगा लो, इसी तरह 1, 1.246 थोड़ा सा नीचे कर गई, थोड़ी ऊपर हुई है, ठीक है ना। हम्म। तो बस ये लाइन इतनी थिक नहीं लगानी, जस्ट अपनी सहूलत के लिए आपने लगानी है। बस इसके ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी साइकिल को उस तरह ही रखना है, वो नहीं चेंज होना चाहिए, ये ठीक है। अब मैं इसका ना एक और आसान तरीके से सॉल्व कराता होता हूँ, वो क्या, आप यहाँ पे इसको कर लो कि एम्पलीट्यूड 2 डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड 2 इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर रूट। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई, यहाँ तक। अब एम्पलीट्यूड 2 आपने निकालना है, एम्पलीट्यूड 1 देखो कितने स्क्वायर्स हैं फ्रॉम मीन पोजीशन, तो डब्बे ढूंढो, तो ये आपके पास हो गया 5 5 10 और 2 12, 12 डब्बों पे है, तो ये हो गया इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो जरा एम्पलीट्यूड 2 के लिए देखो कितने स्क्वायर आ जाएंगे, 0.5 का स्क्वायर रूट इंटू 12, करो जरा 8.49। 8.5, ठीक है। तो बस आपने देखा, ये अगर आप जूम करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये जो स्क्वायर वाला हिसाब है ना, मतलब जो आपके पास बॉक्सेस वाला है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ तक जाएगी वेव, ठीक है। यानी मतलब स्क्वायर वाला ज्यादा एक्यूरेट होता है। हाँ, स्क्वायर वाला ज्यादा एक्यूरेट है ना, तो 8.5 स्क्वायर्स में जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे देखो तो मैंने कितने, ये 5 6 7 8, और ये टू समहाउ सही जगह पे आई है 8.5। तो बस आप इसको यहाँ पे कर ले, वो ऊपर भी 8.5 पे ही चला जाना था हमने, लेकिन बस ये यहाँ पे आप समझ लो, आपने यहाँ से गए
यहाँ पे ये गए, और यहाँ पर भी आपने इसी तरह करना है। ये भी आपकी वेव यहाँ से 8.5 पे जाएगी। लाइन लगाने का मुझे फायदा ये होता है कि मैं उससे ऊपर नहीं जाता, तो मेरे नंबर पूरे हो जाते हैं। अब उसके बाद आप क्या कर लोगी, एरेजर से इस लाइन को हटा दोगी, जो कि चलो यहाँ जरूरत नहीं है, मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये आपके पास 8.5 स्क्वायर्स वाली जगह है, या फिर आपके पास 1.7 सेंटीमीटर की जगह है। सही हो गया? क्लियर है बच्चे? 1.7 सेंटीमीटर हो गया मतलब? हाँ 1.7 सेंटीमीटर है ना। कैसे? ये 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम्म, 1.2, 4, 6 और 7। अच्छा सही। सही। हम्म, ओके, आगे चलो, आगे आगे आगे। मेरी एक और क्लास स्टार्ट हो गई हुई है, तो एक और जगह पे ये वाला मुझे लग रहा है हमें बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी लंबा है, तो हम्म, थोड़ा सा टाइम लेगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा। मुझे 1 मिनट दो, जरा मैं देखूं कि मुझे व्हाट्सएप पे लिंक आया या नहीं आया। हाँ लिंक आ गया हुआ है, ठीक है। हम्म, गुड। तो ये वाला फिर इससे आगे मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू कर लूँ? हम्म, ठीक है, सी यू देन इंशाल्लाह। नेक्स्ट वाली बहुत क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक।